हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हमारा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में जो एमसीक्यू पेपर आएंगे उसके आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, पुस्तपालन की जो दोहरा लेखा प्रणाली। देखिए यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम अगर पूछा जाए कि इसके फादर कौन है या किसने इसका आविष्कार किया, तो सही आंसर क्या होगा? लुकास पैसियोली। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लुकास पैसियोली हैं ये कहाँ के थे, तो इसका आंसर होगा इटली। ठीक है, इटली के रहने वाले थे लुकास पैसियोली। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है यानी डबल एंट्री सिस्टम, इसकी जो फादर हैं लुकास पैसियोली जो कि इटली के थे, इन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी या कब लिखा था डबल एंट्री सिस्टम? तो ये लिखा था इन्होंने 1494 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं, सेकंड में देख सकते हैं कि जो पहली पुस्तक लिखी गई डबल एंट्री सिस्टम पर वो कब लिखी गई? 1494। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। और इनका नेम क्या है? लुकास पैसियोली। ये क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली के फादर हैं। ठीक है, ये क्या है? इसके फादर हैं। और ये एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, लेकिन ये मैथ के थे, लेकिन उन्होंने मैथ में ही दोहरा लेखा प्रणाली का जिक्र किया है, उसके संबंध में लिखा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पुस्तपालन का आशय क्या है? पुस्तपालन का मतलब है पुस्तकों को लिखना, यानी कि जो हम लोग लेन देन करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं, लेन देन, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसे पुस्तकों में लिखना। पुस्तकों में लिखने को ही हम लोग क्या कहते हैं? पुस्तपालन। यानी कि देखो, व्यावसायिक लेनदार जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुई हैं, लेन देन हुए हैं, उन्हें पुस्तकों में लिखना, उसे क्या कहेंगे? पुस्तपालन। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? लेखांकन। ये लेखांकन है, वो बुक कीपिंग था, ये है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग कला, विज्ञान और पैसा दोनों है, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग है ये आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन तीनों हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें पूछा गया है कि लेखांकन सूचनाएं उपयोगी हैं। जो लेखांकन सूचनाएं हैं वो किसके लिए उपयोगी हैं? तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हर एक आदमी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हों या फिर कंपनी के स्वामी हों, कर्मचारी हों, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हो, सभी पक्षों के लिए लेखांकन सूचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है या फिर महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका जो मेन पर्पस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वित्तीय विवरण बनाना। यानी कि हम लोग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि अपने अकाउंट बना सकें। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार स्वामी को अपनी पूंजी की सीमा तक एक लेनदार के रूप में माना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है, देखिए मैं आपको सामने सभी जितनी भी अवधारणाएं दी गई हैं सभी अवधारणाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अवधारणा है लागत। यानी ये अवधारणा तब लगती है जब जो भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उसे इस पर लिखा जाता है लागत पर, तो उसे कहते हैं लागत अवधारणा। जब हम दोनों पक्षों में लिखते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट में, उसे कहते हैं द्विपक्षीय अवधारणा। चालू संस्था मान्यता, इसमें यह माना जाता है कि जो हमारा व्यवसाय है वो लगातार चलता रहेगा। तो इसमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, सिर्फ ये आंसर है बी। ठीक है, व्यवसायी, जो व्यवसायी है वो अलग होता है और जो बिजनेस है, व्यापार है, व्यापार और व्यापारी दोनों को अलग अलग माना जाता है। उस अवधारणा को क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए 9 में क्या दिया गया है? वह लेखांकन अवधारणा जिसके अनुसार व्यापार खाते में अंतिम स्टॉक को जमा करने की रिवाज अपेक्षित है।
तो उसे कहते हैं मिलान। यानी कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, उसे हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, किस साइड में, असेट साइड में, और कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसे कहते हैं मिलान अवधारणा, इस चीज़ को लिखने को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि लाभ की प्रत्याशा मत करो और जो संभावित हानियां हैं उनका आयोजन करो। यानी कि जो आपको लाभ दिखाई दे रहे हैं उन जब तक वो आपको मिल ना जाएं तब तक आपको उसका लेखा नहीं करना है, लेकिन जो संभावित हानियां हैं उनका आपको लेखा करना है। तो ये कौन सी अवधारणा है, ये है रूढ़िवादिता की अवधारणा। ठीक है, रूढ़िवादिता अवधारणा ये कहती है आपको सिर्फ हानियों का लेखा करना है, लाभ का लेखा आप तभी करेंगे जब आपको लाभ रिसीव होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से अग्रिम प्राप्त कर लेती है कोई राशि, तो राशि को अपनी आय मान लेती है, तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। देखिए, मुझे किसी ग्राहक ने एडवांस पैसा दे दिया है, क्या वो पैसा हमारा हो गया? नहीं, वो पैसा हमारा नहीं हुआ है जब तक कि हम उसे, ठीक है, उस मुद्रा के बदले में या उस राशि के बदले में जब तक उसे कोई वस्तु ना दे दें। अगर उसका मैं लेखा कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक गलत अवधारणा होगी, ये उल्लंघन करेगी। अगर मैं उसे आय मान लेता हूँ अपनी, तो यह है वसूली की अवधारणा, क्योंकि मुझे अभी तक उसकी वसूली जब मानी जाएगी जब मैं उसके संबंध में वस्तु की सप्लाई कर दूँ। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस अवधारणा पर आधारित है? तो यह है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा में क्या होता है कि जो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स की संपत्ति के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये बताना है। इसे कहते हैं द्विपक्षीय अवधारणा। तो आई होप कि बिल्कुल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्लियर होगा, और आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार ऐसी कल्पना की जाती है कि एक व्यवसाय रखता है। देखिए, जो चालू व्यवसाय की अवधारणा है ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा व्यवसाय है वो अपरिमित यानी कि अनिश्चित समय के लिए चलता रहेगा। कितने समय के लिए? अनिश्चित समय, यानी कि फोरसीबल पीरियड, ठीक है, अपरिमित समय चलता रहेगा। हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आने वाले बहुत कम समय में हम लोग व्यवसाय को बंद करने वाले हैं। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या कहती है कि व्यापार लगातार अपरिमित समय के लिए चलता रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सतत व्यवसाय। सतत व्यवसाय की अवधारणा क्या कहती है? ये भी यही कहती है, यही इसी का नाम है, अनिश्चित काल तक भी व्यवसाय चलता रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, यदि आर्थिक चिट्ठे में भवन को उसकी क्रय लागत की बजाय बाजार मूल्य पर दिखाया जाए। एक होता है क्रय मूल्य यानी कि परचेज कॉस्ट, परचेज, और एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। क्या होती है? मार्केट वैल्यू। तो ये कह रहा है कि उसे कॉस्ट पे नहीं दिखाया गया बल्कि मार्केट प्राइस पे दिखाया गया है। तो ये उल्लंघन है। किस कंसेप्ट का उल्लंघन है? तो ये है लागत अवधारणा। जो लागत अवधारणा है वो ये कहती है कि आप जब भी कोई वस्तु क्रय करेंगे तो क्रय किए गए मूल्य पर यानी कि उसकी जो कॉस्ट आ रही है उसी पर उसका लेखा करेंगे, उसी पे उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आप उस पर रिप्लेस प्राइस पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर करते हैं मार्केट प्राइस पे आप रिकॉर्ड, तो ये क्या होगा? ये उल्लंघन है, आप ब्रेक कर रहे हैं रूल को। कौन सी अवधारणा को? लागत अवधारणा को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है कि जो भी संभाव्य दायित्व हैं, संभाव्य दायित्व का मतलब होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में टिप्पणी के रूप में दिखाने की नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, देखिए लायबिलिटी कंटिंजेंट संभाव्य दायित्व किसे कहते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान किसी घटना के होने और ना होने पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये संभाव्य है, देने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी पड़ सकते हैं। तो इस अवधारणा को क्या कहते हैं? जिसमें हम लोग दिखाते हैं
किसे दिखाएंगे? संभावित दायित्वों को कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में टिप्पणी के रूप में। तो यह है प्रकटीकरण। प्रकटीकरण का मतलब है कि आपके जो भी संभाव्य दायित्व हैं आप उसे प्रकट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा मापन अवधारणा। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? देखिए हम लोग मुद्रा मापन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कहता है कि हम लोग पुस्तकों में सिर्फ उन्हीं चीज़ों का लेखा कर सकते हैं जिसे मुद्रा में मापा जा सकता हो। जिसे मुद्रा में मापा नहीं जा सकता उसे हम लोग अपनी पुस्तकों में लेखा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए किसे किसे मापा जा सकता है? ख्याति को मापा जा सकता है, मशीन कितने की है उसे मापा जा सकता है, ट्रेडमार्क कितने का है उसे मापा जा सकता है। लेकिन एक श्रमिक के अंदर कितनी कुशलता है, कितना टैलेंट है, उस चीज़ को हम लोग मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिएगा क्या दिया गया है। सामान्यतः आगम का लेखा यानी कि इनकम का लेखा आप किस समय करेंगे? तो अगर आप इनकम का लेखा तभी करेंगे जब वस्तु की आपने सुपुर्दगी कर दी है। अगर मैं आपको आज 10,000 रुपये एडवांस दे दूं तो आपकी इनकम नहीं है ये, ठीक है। इनकम आपकी तब मानी जाएगी जब आप उसके संबंध में मुझे क्या करेंगे? वस्तु दे देंगे, ठीक है। जो मैं सामान आपसे परचेज करना चाह रहा हूँ, जब आप मुझे वो दे देंगे सामान, तब आपकी इनकम मानी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित जो लेन देन है, द्विपक्षीय जो अवधारणा पर आधारित लेन देन को लिखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाएगा किसे? द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा क्या होता है? एक लेखे को, जब एक लेखे को दो साइडों में, यानी कि जब एक लेन देन का प्रभाव दो पक्ष पर पड़ता हो। कितने प्रभाव पक्षों पर? दो पक्षों पर। एक पक्ष डेबिट हो जाए उतनी ही राशि से, और उतनी ही राशि से दूसरा पक्ष क्या हो जाए? क्रेडिट। तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय अवधारणा। जब एक लेखा दो खातों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता हो तो उसे क्या कहेंगे? दोहरा लेखा प्रणाली। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें पूछा गया शुद्ध संपत्ति का आशय। शुद्ध संपत्ति कैसे निकाली जाती है? तो शुद्ध संपत्ति कैसे निकाली जाएगी? शुद्ध संपत्ति इंग्लिश में कहते हैं नेट असेट्स। तो नेट असेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से अगर हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा? नेट असेट्स। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, अंतिम रहतिया। जी हाँ, अंतिम रहतिया का मीनिंग होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन किस पर होती है? तो देखिए हमारे पास दो वैल्यू होती हैं। कितनी वैल्यू होंगी? टू। एक तो होता है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट उसे कहते हैं जितने मूल्य पर किसी चीज़ को खरीदा गया है। और दूसरा होता है मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो सपोज करिएगा कि मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है। हमारा मोबाइल का काम है, सपोज करो मोबाइल है, मोबाइल को मैंने 10,000 रुपये में ख़रीदा था। उस मोबाइल की वैल्यू प्रेजेंट में 15,000 हो गई है, मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो मुझे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है कि मेरे पास जो मोबाइल है उसकी वैल्यू कितनी है। तो 15 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 10,000। तो जो अंतिम रहतिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू किस पर होगी? जो भी दोनों में से कम होगा। क्या होगा? कम। तो अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किस पर करेंगे? बाजार मूल्य या फिर लागत, दोनों में से जो भी कम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को हमेशा किस पर दिखाना है? तो लागत अवधारणा ये कह रही है कि जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं और खरीदने के बाद आप उसे मूल्यांकित करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आप किस पर निकाल लेंगे? परचेज प्राइस पर। कौन से प्राइस पर? परचेज प्राइस पर। यानी कि जिस मूल्य पर आपने किसी वस्तु को खरीदा है आप उसी मूल्य पर उस वस्तु का लेखा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो इसमें दिया हुआ है कि लेखांकन की शाखा कौन सी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो हमारी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की अगर ब्रांच पूछी जाए, शाखाएं पूछी जाए, तो 3 शाखाएं हैं, प्रबंध, लागत और वित्तीय। ये हमारी ब्रांच नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट है किसका? लेखांकन का। किसका पार्ट है? लेखांकन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। देखिए जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना है, उसके उपयोगकर्ता का मतलब होता है यूज़र। उसका कौन आदमी है जो उपयोग करता है? देखिए जो हमारी लेखांकन इंफॉर्मेशन है उसका कौन कौन यूज़ करता है? मैनेजमेंट उसका यूज़ करता है, कस्टमर्स उसका यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है, एम्प्लॉय उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कॉलर उसका यूज़ करते हैं। तो हर आदमी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है, चाहे वो लेनदार हो या फिर इन्वेस्टर्स हो, कस्टमर्स हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो इसमें क्या पूछा गया है? आधारभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। आधारभूत यानी कि जो हमारी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, कौन सा नहीं है? व्यवसाय का अस्तित्व, ये कोई भी कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद देखिएगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, आधारभूत लेखांकन की अवधारणा अगर मैं इसे कर दूँ है, तो ये तीनों इसके आंसर हैं। इन तीनों को आपको समझना है। एक रूपता की अवधारणा, एक रूपता की अवधारणा ये कहती है कि आपको अपने व्यवसाय में जो अवधारणा आप फॉलो कर रहे हैं उसी कंसेप्ट को लगातार फॉलो करना है। चालू व्यवसाय की अवधारणा ये है कि जो आपका व्यवसाय है वो लगातार चलता रहेगा। उपार्जन का मतलब होता है ऐसी आय जो कमा ली गई है किंतु प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, उसे कहेंगे। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? लेखांकन समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखांकन समीकरण। तो क्या है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि जो लेखांकन में लेन देनों का लेखा किस पर किया जाएगा? तो जो लेखांकन है उसमें जब हम लोग लेखा करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? मनी के बेस पर, ठीक है। मौद्रिक इकाई में जो हमारे अकाउंट हैं अगर किसी को मनी में नहीं मापा जा सकता तो उसका लेखा नहीं होगा। मुद्रा में मापने से ही हम लोग लेखा कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर। लेखांकन के प्रकार या फिर लेखांकन की ब्रांचेस। तो लेखांकन की ब्रांचेस मैंने आपको बताया था अभी एक क्वेश्चन में कि लेखांकन की 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या? निम्नलिखित में से किसका लेखा नहीं होगा? तो किसका लेखा नहीं होगा? उसका लेखा नहीं होगा जिसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता हो। जिसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उसका लेखा भी नहीं होगा। तो कोई आदमी जो हमारा अकाउंटेंट है वो बहुत ईमानदार है तो इसका लेखा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी की ईमानदारी को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है? सामान्य संचय बनाना प्रथा है। कौन सी प्रथा है? रूढ़िवादिता का कंसेप्ट ये है कि आप अपने आने वाली जो हानि है उसका लेखा करेंगे, उसके लिए संचय करेंगे। तो ये है रूढ़िवादिता की अवधारणा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया कि कौन सी मद वित्तीय प्रकृति की नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल नेचर नहीं है। कार उधार खरीदना ये एक क्या है? वित्तीय प्रकृति का लेन देन है। मैंने कोई खर्चा कर दिया, ये भी एक फाइनेंशियल नेचर का है। मैंने भवन खरीदा, ये भी क्या है? वित्तीय फाइनेंशियल नेचर की एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन कर्मचारी को हटाना बताइए, कुछ पैसे का लेन देन हुआ है? नहीं, एक आदमी है जिसे जो जॉब पे था उसे हटा दिया गया, तो इसमें से कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। तो इस तरह की जो लेन देन है उसे कहेंगे कि ये वित्तीय प्रकृति का लेन देन नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या पूछा गया कि जो पुस्तपालन है, पुस्तपालन क्या है? विज्ञान और कला दोनों है। देखिए पहले आता है हमारा पुस्तपालन, बुक कीपिंग। इसमें ध्यान रखिएगा सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? बुक कीपिंग। सेकंड नंबर पे आता है हमारा अकाउंटिंग। क्या आता है? अकाउंटिंग। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अकाउंटेंसी, ठीक है। तो यानी कि पहले हम पुस्तकों को लिखते हैं,
फिर उसके बाद उसकी अकाउंटिंग करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में कि लेखा विधि आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को मापने एवं व्यक्त करने का साधन है। यानी जो लेखा विधि है वो क्या करती है, आर्थिक क्रियाओं के जो परिणाम आ रहे हैं उन्हें मापेगी और उन्हें व्यक्त करेगी। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है आपको, स्मिथ एसबर्न ने दिया है ये कंसेप्ट। उसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35, पुस्तपालन का कार्य। देखिए अभी मैंने बताया आपको पीछे क्वेश्चन में कि पहले क्या बनेगा, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के बाद क्या होगा, अकाउंटिंग। क्या होगी, अकाउंटिंग। यानी कि जहाँ पे इसका कार्य खत्म होगा वहाँ पे इससे कार्य शुरू होगा किसका, अकाउंटिंग का। और जहाँ पर अकाउंटिंग का खत्म होगा उसके बाद अकाउंटेंसी और ऑडिट चलेगी। क्या चलेगा, अंकेक्षण। क्या चलेगा, अंकेक्षण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होगा उसके बाद लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे और आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, लेखा विधि। लेखांकन सिद्धांतों की एक सीमाएं हैं। तो वो क्या सीमाएं हैं, तो इसके सभी आंसर होंगे। देखो क्या है, सबसे पहली सीमा कि सिद्धांत सामान्य स्वीकृति का अभाव होता है इसके अंदर। उसके बाद पूर्ण सूची का अभाव है और सिद्धांतों की कार्यान्वयन में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37, लेखांकन की आधारभूत मान्यता। तो आधारभूत मान्यता क्या है कि व्यवसाय लगातार चलता रहेगा, एक रूपता रहेगी, जो एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं उसी फॉलो करते रहेंगे और उपार्जन जो सिद्धांत है उसे फॉलो करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य। देखो पुस्तपालन बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सही अभिलेख रखना, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है बिल्कुल प्रॉपर बनानी है, सही तरीके से बनानी है। वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन का प्राथमिक कार्य यानी प्रारंभिक कार्य क्या है, समस्त व्यापारिक व्यवहारों का, यानी कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई है उसे रिकॉर्ड करना। और पुस्तपालन, पुस्तपालन का क्या है, तो पुस्तपालन का है मौद्रिक इकाई में रिकॉर्ड करना। किसमें, मौद्रिक इकाई में। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 41, पुस्तपालन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए हमें किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा, व्यवसाय की पूंजी के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 42, लेखांकन में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं किया जाता। तो कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं किया जाता, किसी चीज़ का निर्माण करना, निर्मित माल की लागत ज्ञात करना। ये जो कार्य है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। तो 43 में देखिए क्या दिया गया है, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। तो ये है कौन सा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। लेखांकन को साधारणतः व्यवसाय की भाषा माना जाता है। तो ये बात सत्य है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि जो लेखांकन है वो व्यवसाय की क्या है, साधारणतः भाषा है। तो ये बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के अनुसार व्यापारिक जो स्कंद है, स्कंद का मूल्यांकन किस पर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लागत और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम होगा उस मूल्य पर ही जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक उसकी वैल्यूएशन होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप लोग MSU यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।